Hello guys, welcome to the channel. In this lecture, we will discuss the UPSC CSAT रीजनिंग पेपर। तो आज हम रीजनिंग के 2012 के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन 5 फ्लैट्स वन अबव द अदर लाइक 5 प्रोफेशनल्स। इसमें क्या है कि देखो 5 फ्लैट है हमारे, हमने 5 फ्लैट मान लिए, ठीक, हमने 5 फ्लैट मान लिए, 1 2 3 4 5 ये हमारे फ्लैट हो गए। ओके, 1 2 3 4 एंड 5 फ्लैट हो गए। द प्रोफेसर हैज टू गो अप टू मीट हिज IAS ऑफिसर फ्रेंड्स। तो प्रोफेसर है हमारे, वो क्या है, वो अपने फ्रेंड किससे, जो IAS है उससे मिलने ऊपर जाते हैं। ओके, इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर नीचे रह रहे हैं, उनके जो फ्रेंड जो है IAS वो ऊपर रहते हैं। ओके, द डॉक्टर इज इक्वली फ्रेंडली टू ऑल एंड हैज टू गो अप एज फ्रिक्वेंटली एज गो डाउन। तो डॉक्टर है हमारे, डॉक्टर जो है ना वो ऊपर भी उतना ही जाते हैं, उतना ही नीचे ही जाते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि डॉक्टर साहब का जो घर होगा वो कहाँ पे होगा, इसका मतलब ये है डॉक्टर मिडिल में रहते होंगे, उनका फ्लैट कौन सा होगा, मिडिल वाला होगा। तो ये हमारा हो गया डॉक्टर फ्लैट। ओके, उसके बाद में क्या है इसने, द इंजीनियर हैज टू गो अप मीट हिज MLA फ्रेंड्स एबव द हुज फ्लैट लिस्ट द प्रोफेशनल फ्रेंड्स। इसने लिखा है कि जो हमारे इंजीनियर जो है, ठीक, हमारे इंजीनियर है, उनका एक फ्रेंड है, वो उनका फ्रेंड है MLA जो ऊपर रहता है उनसे, और उनसे भी ऊपर कौन रहता है, प्रोफेसर का फ्रेंड। प्रोफेसर का कौन फ्रेंड है, देखो प्रोफेसर का फ्रेंड है हमारे IAS। ओके, फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द टॉप फ्लोर, यानी कि ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पर चढ़े। इन व्हाट ऑर्डर डू द 5 प्रोफेशनल्स लाइव। एक रखा नीचे से ऊपर जाने पर प्रोफेशनल जो रहते हैं वो उनका ऑर्डर क्या होगा, इसने ऑर्डर पूछा है प्रोफेशनल्स का जो रहते हैं नीचे से ऊपर। तो एक चीज देखिए, देखो यहाँ पे क्या है, IAS है और MLA है, और उससे नीचे कौन रह रहा है, इंजीनियर रह रहा है। तो अगर मैं IAS को यहाँ पे IAS लिखा, फिर यहाँ पे मैं अगर MLA लिखूंगा, तो अब देखो उसके नीचे क्या इंजीनियर है, क्यों कि दोनों फ्लैट पड़ जाएंगे, तो इंजीनियर तो है नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली कंडीशन, यानी कि ये वाली जो कंडीशन है वो यहाँ पर फिट नहीं बैठती है। तो इसका मतलब ये क्या है कि हमारा IAS और MLA जो है यहाँ पे नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि हमारे IAS, देखो IAS यहाँ पे होगा और MLA यहाँ पे होगा, ठीक है ना। अब बचे दो, तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, देखो दो प्रोफेशनल बचे, कौन कौन से, एक तो हमारा एक इंजीनियर बचे और दूसरे का बचे प्रोफेसर बचे। देखो यहाँ पे या तो इंजीनियर होंगे या फिर प्रोफेसर यहाँ पे रहते होंगे, या फिर यहाँ पे भी इंजीनियर होंगे या प्रोफेसर होंगे। क्यों प्रोफेसर होंगे, इसने ये चीज बताई नहीं है कि इंजीनियर और प्रोफेसर का फ्लैट कौन सा है। बट हमें ये वाली कंडीशन उसने दे रखी है कि जो प्रोफेसर से ऊपर कौन रहते हैं, IAS रहते हैं, और इंजीनियर से ऊपर कौन रहते हैं, MLA और IAS रहते हैं। तो उसका मतलब क्या है कि ये वाला हमारा ऑर्डर सुटेबल है। अब देखो इसमें टॉप पे कौन रहते हैं, IAS। तो अगर टॉप की बात देखेंगे तो देखो ये वाला है टॉप ऑर्डर में, MLA MLA MLA। इसका मतलब ये है कि तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ये रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों, तो टॉप पे कौन है, IAS है। ऑप्शन डी क्या है, IAS ऑफिसर, यानी कि ये देखो टॉप पे कौन है, IAS ऑफिसर, ये वाला। इसका मतलब ये है कि हमारा ये ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अब देखो चेक करो, डॉक्टर MLA IAS, तो देखो डॉक्टर MLA और IAS ऊपर आ गए, उसके नीचे इंजीनियर और प्रोफेसर और इंजीनियर प्रोफेसर। तो ये कि इनका ऑर्डर कोई भी हो सकता था, जो इसने कंडीशन पूरी तरह से नहीं दी। तो इसका मतलब ये है कि प्रोफेसर है, फिर इंजीनियर है, फिर डॉक्टर है, फिर MLA है, फिर IAS है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसने क्या है कि 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। ओके, पहला स्टेटमेंट हमारा, आई एम वॉच TV ओनली इफ आई एम बोर्ड, यानी कि इसमें ये कहा है कि मैं टीवी देखता हूं जब मैं बोर होता हूं। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, आई एम नेवर बोर व्हेन आई हैव माय ब्रदर कंपनी, मैं कभी भी बोर नहीं होता जब मेरा भाई मेरे साथ हो, यानी कि मेरे भाई की मुझे कंपनी मिल रही हो। ओके, थर्ड स्टेटमेंट हमारा, वेन एवर आई गो टू द थिएटर आई टेक माई ब्रदर अलोन, जब मेरा भाई अकेला होता है तो मैं थिएटर में जाता हूँ, ठीक है, भाई के साथ चले जाते हैं भाई कि थिएटर। ये हमारी क्या है, 3 स्टेटमेंट है। ओके, अब इसने पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज वैलिड, यानी कि इसमें पूछा है कि कौन सा कंक्लूजन वैलिड है। ओके,
3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, इस स्टेटमेंट के बेस पर कौन सा ऑप्शन हमारा सही रहेगा, इनकी कंक्लूजन हमारा वैलिड रहेगा। तो देखो ऑप्शन ए है, इफ आई एम बोर्ड आई वॉच टीवी। इसने कहा है कि जब मैं बोर होता हूं तो मैं टीवी देखता हूं। अगर देखो हम इसका कंपेरिजन अगर पहले वाले स्टेटमेंट से करते हैं, इस वाले से कंपेरिजन करते हैं, तो अगर देखो एक कंडीशन ये है कि देखो अगर मैं सिर्फ बोर होऊंगा, यानी कि अगर मैं कभी बोर होता हूं, मान लो कि ये चीज मानो, और ये चीज मेरी क्या है, एक तरह से बोर मान लो कि मैं बोर हो रहा हूँ, ठीक है ना। जब मैं बोर होता हूँ तो मैं तभी टीवी देखता हूँ, ओनली इफ। इसने क्या कहा, ओनली इफ। देखो सेंटेंस पे जाइए, ओनली इफ, तो इसका मतलब ये है कि मैं तभी क्या करूंगा, टीवी देखूंगा। ओके, यानी कि जब मैं टीवी, इसका मतलब यह है कि जब मैं कभी भी टीवी देख रहा हूँ, पूरे समय जब भी टीवी देख रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि उस टाइम मैं बोर हूँ। ओके, यानी कि अगर टीवी नहीं देखूंगा तो मैं बोर नहीं हूँ। लेकिन हो सकता है कि मैं अगर टीवी नहीं देखूँ, ये वाली चीज बची, इसका मतलब यह कि हो सकता है कि मैं बोर हो रहा हूँ तो टीवी के साथ साथ कुछ और भी कर लूँ, टीवी नहीं देख के कुछ और काम कर लूँ। लेकिन ये कि हाँ, अगर मैं टीवी देख रहा हूँ तो ये मेरा मस्ट है कि मैं बोर ही हो रहा हूँ। इसमें क्या कहा है, देखो पहला स्टेटमेंट था ना, इफ आई एम बोर्ड आई वॉच टीवी। जब मैं बोर हूं तभी टीवी देख रहा हूं। देखो दूसरी कंडीशन भी तो है, बोर के बाहर, टीवी के बाहर वाली कंडीशन, ठीक। तो ये जरूरी नहीं है। ओके, हमारा ऑप्शन बी, तो इसमें ये कि ऑप्शन ए रॉन्ग हो गया, ऑप्शन बी देखते हैं। इफ आई एम बोर्ड आई सीक माई ब्रदर कंपनी। अब देखो ये नहीं बताया कि भाई मैं ब्रदर की कंपनी मिल जाती है कब, जब मैं बोर होता हूं तो मैं ब्रदर की कंपनी ले लेता हूं। ये जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि इसने सिर्फ ये बताया था। देखो सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा है, आई एम नेवर बोर व्हेन आई हैव माई ब्रदर कंपनी। यानी कि मैं कभी भी बोर नहीं होता जब अपने भाई के साथ होता हूँ, यानी कि भाई मेरे पास कभी भी रहे, जितना भी टाइम में रहे, मैं कभी बोर ही नहीं होता। तो अगर हम इससे रिलेट करेंगे इस वाले को, ऑप्शन बी से, तो ये भी सही नहीं है। ओके, अब देखो सी क्या कह रहा है इसमें, इफ आई एम नॉट विद माई ब्रदर देन आई विल वॉच। देखो वॉच वो, यानी कि वो टीवी कब देखेगा, वो टीवी तभी देखेगा जब वो बोर हो रहा हो। तो अब ये कह रहा है कि अगर मेरा भाई मेरे पास नहीं है, तो हो सकता है कि मैं हर टाइम थोड़ी बोर रहूंगा और मेरा भाई भी हर समय मेरे पास नहीं रहेगा। तो जरूरी नहीं है कि अगर मेरा भाई मेरे पास नहीं है तो मैं बोर ही हो रहा हूँ, और बोर हो रहा हूँ तो तभी मैं टीवी देखूंगा। तो ये स्टेटमेंट भी मेरा रॉन्ग है। ओके, अब देखते हैं ऑप्शन डी, इफ आई एम नॉट बोर आई डू नॉट वॉच टीवी। देखो ये बिल्कुल कंक्लूजन सही है कि अगर मैं बोर नहीं हूं तो इसका मतलब मैं टीवी नहीं देख रहा। क्यों, क्योंकि टीवी में कब देखूंगा, मैं टीवी तभी देखूंगा जब मैं बोर हो रहा हूं। लेकिन इस कंडीशन में क्या है कि मैं बोर नहीं हो रहा तो मैं टीवी नहीं देखूंगा। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, बहुत इजी था। बस क्या है कि हमें स्टेटमेंट को हमें ऑप्शन से को रिलेट कर लेना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओनली ओनली 6 roads A, B, C, P, Q and R connected a military camp to the rest of the country. ओके, यानी कि देखो क्या है, A, B, C, P, Q and R, ये 6 हमारे रोड हैं जो हमारे मिलिट्री कैंप से जुड़े हुए हैं। ओनली वन आउट ऑफ A, P and R आर ओपन एट एनी वन टाइम। देखो किसी भी एक टाइम में या तो हमारा A या फिर हमारा P या फिर हमारा R क्या है, ओपन रहता है, ठीक है ना, ओपन है। ओनली वन, इनमें से कोई एक ही रहेगा ओपन किसी भी समय। ओके, इफ बी इज क्लोज्ड सो इज क्यू। इसने कहा है कि अगर मेरा बी क्लोज है तो मेरा क्यू भी क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। यानी कि ये बी और अगर क्यू की बात करें तो अगर दोनों क्लोज हैं, अगर बी और क्यू की बात करें तो अगर बी क्लोज है तो मेरा क्यू भी क्लोज रहेगा। ओके, अब आगे क्या है, ओनली वन ऑफ ए एंड बी इज ओपन ड्यूरिंग स्टॉर्म। यानी कि क्या है कि जब भी कभी तूफान आएगा तो ए और बी में से सिर्फ एक, या तो ए या फिर हमारा बी, कोई इनमें से एक खुला रहेगा। कब, जब हमारा स्टॉर्म आएगा, ठीक है ना, हमारा क्या है, तूफान आ गया। ओके, पी इज क्लोज ड्यूरिंग फ्लड। यानी कि फ्लड के ड्यूरेशन में क्या होगा हमारा, अगर फ्लड के ड्यूरेशन में यानी कि बाढ़ आ गई है तो पी मेरा क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। अच्छा, इन द कंटेस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा हमारा स्टेटमेंट क्या है, सही है, हमें ये बताना है। देखो ऑप्शन ए क्या है हमारा, अंडर नॉर्मल कंडीशन। ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा है। ओनली 3 रोड्स आर ओपन, सिर्फ 3 रोड हमारे क्या है, ओपन होंगे। अब देखो नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो देखो ए, पी एंड आर,
इनमें से सिर्फ और सिर्फ एक रोड खुला रहेगा, सिर्फ और सिर्फ वन रोड। कब? कैसी भी कंडीशन हो, इनमें से सिर्फ एक ही खुलेगा। प्लस उसके बाद में देखते हैं इसने क्या बताया था, ए और बी कब क्लोज रहेंगे, जब हमारा स्टॉर्म आएगा। इसका मतलब नॉर्मल कंडीशन है तो बी हमारा ओपन रहेगा, एक रोड ये हो गया, ठीक। प्लस अब जब देखो इसमें कंडीशन ये दे रखी है, जब बी क्लोज रहेगा तभी मेरा क्यू क्लोज रहेगा। इसका मतलब ये है कि अगर बी ओपन है तो मेरा क्यू भी ओपन रहेगा, ठीक है। कितने रोड हो गए, 1 2 3। प्लस अब देखो एक कंडीशन इसने और दे दी है, क्या कंडीशन दी है, दी इसने। अब देखो उसने क्या दिया था, देखो ए पी आर, ए पी आर में से सिर्फ ए खुलेगा, ठीक है जी। लेकिन इसने दूसरी कंडीशन क्या दी थी, फ्लड की, पी इज क्लोज्ड, इनकी पी कब क्लोज रहेगा, इनकी ये वाला कब क्लोज रहेगा, जब मेरी बाढ़ आएगी। ओके। अब लेकिन इसमें से हमने क्या करा कि इसमें से तुमने एक खोल दिया तो देखो ये गया, ये हमारा पी बी था, ये हमारा क्यू था। देखो एक चीज और रहेगी, क्या रहेगी, हमारा क्या बचेगा, यानी कि पी क्यू आर में से एक ये हो गया, ये मेरा अगर बी है तो मेरा क्यू भी हो जाएगा, यानी कि बी क्यू, और देखो पी क्यू आर, तो बचा मेरा सी, ठीक। सी की कंडीशन ये है कि नॉर्मल कंडीशन में सी मेरा क्या है, खुला रहेगा, ठीक। क्योंकि इसने कहीं पे ये नहीं दिया कि सी मेरा क्लोज्ड है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में वो मेरा खुलेगा। तो टोटल कितने हो गए, रोड कितने हो गए जो नॉर्मल कंडीशन पे हमारे ओपन रहेंगे, तो 1 2 3 एंड 4। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, यानी कि ये हमारा गलत हो गया। अब ऑप्शन बी देखते हैं, ड्यूरिंग द स्टॉर्म एट लीस्ट वन रोड इज ओपन। देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि हमारा तूफान आए तब उस ड्यूरेशन में कम से कम, एट लीस्ट यानी कम से कम वन रोड इज ओपन। देखो इसमें ये भी इसने कह रखा था कि ए एंड बी इज ओपन ड्यूरिंग स्टॉर्म्स, ठीक है ना, यानी कि एक रोड तो हमारा कम से कम खुला ही रहेगा, ओनली वन। तो इसका मतलब ये है कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, तो ये हमारे आपस में रॉन्ग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पूछा इसमें कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ऑप्शन बी इज ठीक करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसने क्या है, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट हमारा, नन बट स्टूडेंट्स आर द मेंबर ऑफ ए क्लब। हम क्या करते हैं कि इसको वेन डायग्राम से समझते हैं कि ये क्या है हमारा, हमारी ये स्टूडेंट है, ओके, स्टूडेंट है, ठीक। और उसमें से कुछ स्टूडेंट क्या है, क्लब के मेंबर है। तो देखो ये हमारे स्टूडेंट थे, और उसमें से यानी कि क्लब के मेंबर कौन है, स्टूडेंट है। इसका मतलब ये क्या रहेगा, देखो ये मेरा क्लब हो जाएगा, ओके, और ये क्लब के ये मेरे मेंबर हो जाएंगे, ठीक। ये क्लब है और ये स्टूडेंट है, यानी क्लब के मेंबर है, यहाँ पर मेरा क्लब के मेंबर हो गए, ओके जी। आगे क्या करा है, सम मेंबर्स ऑफ द क्लब आर मैरिड। इसमें इसने कहा है कुछ मेंबर जो है ना वो क्या है, मैरिड है। तो देखो मैरिड की बात करें, जो कुछ क्लब के मेंबर है वो मैरिड है, ठीक। इसका मतलब देखो अगर देखेंगे तो अगर मैं बात करूं कि सब मेंबर जो है वो मैरिड है, इसका मतलब ये देखो, इसका मतलब ये क्या है, ये मेरा मैरिड रहेगा। तो इसमें क्लब के कुछ मेंबर क्या रहेंगे, ये मैरिड, देखो ये रहे, ठीक। अब देखो एक चीज और देखो, और देखो कुछ स्टूडेंट भी इसमें आ गए। तो अब हम इससे ये कह सकते हैं कि क्लब के जो मेंबर हैं वो भी स्टूडेंट हैं, तो कुछ स्टूडेंट क्या है, मैरिड भी हैं। हम इससे क्या कह सकते हैं, देखो इस वाले पोर्शन से, कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो मैरिड भी हैं और वो क्लब में भी हैं, ठीक। ये वाला आ गया। अब आगे क्या करा है, ऑल मैरिड पर्सन, यानी कि किसकी बात कर रहा है, ये मैरिड पर्सन की बात कर रखा है, आर इन्वाइटेड फॉर डांस। अब डांस के लिए इनको इन्वाइटेड किया गया है, किसको, मैरिड पर्सन को। तो इसको देखते हैं, यानी कि तो मैरिड पर्सन की बात कर रहा है। तो अगर मैं मैरिड पर्सन की बात करूँ, देखो ये डांस था और किसी ने इनको इन्वाइट करा और क्या कहा कि भाई आप सभी आ जाना, ठीक है ना। तो अब इस चीज को देखेंगे तो देखो ये डांस के लिए हमने किसी को इन्वाइट कर दिया, हमने क्या डांस के लिए इन्वाइट करा। देखो जब सभी मैरिड को हमने डांस के लिए इन्वाइट करा था, तो देखो उसमें से कुछ क्लब के और कुछ स्टूडेंट भी ऐसे होंगे जो डांस के लिए हमारे क्या है, इन्वाइट हो गए होंगे, ठीक है ना, अपने आप ही। तो अब देखते हैं, विच वन ऑफ द कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट्स। अब हमें इसमें क्या, हमें कंक्लूजन बताना है कि हमारा कौन सा सही है, ठीक है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, ऑल स्टूडेंट्स आर इनवाइट फॉर द डांस। अब देखो स्टूडेंट तो हमारे सभी ये थे, अब देखो स्टूडेंट तो हमारे सभी ये थे। अब क्या सभी स्टूडेंट को हम डांस के लिए इनवाइट करा गया है, नहीं जी, कि बल्कि
कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो डांस के लिए अपने आप ही इनवाइट हो गए थे, क्योंकि वो क्लब के मेंबर थे और जो एक तरह से वो मैरिड भी थी, तो उनको बुलाया गया था। ये ऑप्शन क्या होगा? ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा रॉन्ग। ओके, अब ऑप्शन बी देखते हैं। ऑल मैरिड स्टूडेंट्स आर इनवाइट फॉर डांस। हाँ देखो, ये हम कह सकते हैं जितने भी मैरिड स्टूडेंट थे उन सभी को क्या कराया था? उन सभी को डांस के लिए इनवाइट करा गया था। ठीक है, ये कि भैया आप डांस करने आ सकते हैं। देखो ये क्यों, इसमें क्या है ना, सब मेंबर्स ऑफ द क्लब आर मैरिड। कुछ मेंबर जो है ना क्लब के वो मैरिड भी थे, और क्लब में कौन लोग थे? क्लब में स्टूडेंट थे। तो हम ये कह सकते हैं जितने भी मैरिड स्टूडेंट थे वो उनको डांस के लिए इन्वाइट करा गया था। तो ऑप्शन बी इज राइट। अब ऑप्शन सी भी देखते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लब आर मैरिड पर्सन। अब देखो ये नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ के जो क्लब के, देखो ये वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा? वो अनमैरिड रहा होगा। तो ये क्या रहेगा? जब वो अनमैरिड है तो इसका मतलब ये है ऑप्शन सी इज रॉन्ग। अब ऑप्शन डी देखते हैं। नन ऑफ द एबव द कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो देखो ये तो हमारा रॉन्ग है, क्योंकि हम एक कंक्लूजन हमने निकाल लिया है। तो अब इसका मतलब क्या है? ऑप्शन बी इज राइट। ओके, आंसर बी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डायरेक्शन फॉर द फॉलोइंग 5 आइटम्स, एग्जामिन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड सॉल्यूशंस द आइटम दैट फॉलोज। अब देखो क्या है कि इसने एक पैराग्राफ दे रखा है ये वाला, ठीक, और इसकी इसमें इंफॉर्मेशन के बाद में हमें क्या है, 5 क्वेश्चन है और उन क्वेश्चन के हमें आंसर बताने हैं। ओके, अब इसने क्या क्या कहा है? गेस्ट लेक्चर्स ऑन द 5 सब्जेक्ट। अब कोई गेस्ट लेक्चर है, ठीक, उनके 5 सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, स्टैटिक्स, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, हैव टू बी अरेंज इन ए वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। उन्होंने क्या मंडे टू फ्राइडे को उन्होंने उनके लेक्चर को जो अरेंजमेंट कराया मंडे टू फ्राइडे को। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ओके, ये हमारे एक वीक में उन्होंने लेक्चर को अरेंज करा है। अब आगे क्या करा है? इकोनॉमिक्स कैन नॉट बी शेड्यूल ऑन ट्यूसडे। अब ये क्या देखो उसने क्या कहा है इसमें, जो इकोनॉमिक्स है वो ट्यूसडे के दिन नहीं होगा उसका लेक्चर। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं इकोनॉमिक्स, ठीक। अब इकोनॉमिक्स का कोई लेक्चर ट्यूसडे को नहीं होगा। तो मैं ट्यूसडे की बात करूं तो मेरा ये लेक्चर इकोनॉमिक्स का ट्यूसडे के दिन नहीं होगा। ओके, आगे क्या करा है? गेस्ट फैकल्टी फॉर हिस्ट्री इज अवेलेबल ऑन ट्यूसडे। अब देखो ट्यूसडे के दिन हमारा क्या रहेगा? वो हिस्ट्री का सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा फिर हमारा, हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारा हिस्ट्री आएगा। ओके, हमारा हिस्ट्री हो गया। कब? ट्यूसडे के दिन। मैथमेटिक्स लेक्चर हैज टू बी शेड्यूल्स इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑफ इकोनॉमिक्स लेक्चर। इसने कहा है इसमें जो हमारा मैथ का जो लेक्चर था उससे पहले जो लेक्चर जो आएगा, यानी कि मैथ से पहले जो लेक्चर होगा वो किसका होगा? वो हमारा होगा इकोनॉमिक्स का। तो मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स लिखता हूँ, ठीक है, इको, यानी कि मैथ का लेक्चर पहले होगा। यानी कि मैं ये भी लिख सकता हूँ, ये मेरा मैथ है और मैथ से पहले जो लेक्चर होगा वो इकोनॉमिक्स का होगा। ओके, इंग्लिश लेक्चर हैज टू बी शेड्यूल इमीडिएटली बिफोर द डे ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखो इकोनॉमिक्स से पहले जो लेक्चर होगा वो किसका होगा? वो होगा हमारा इंग्लिश लेक्चर, यानी कि इंग्लिश का जो लेक्चर होगा वो इकोनॉमिक्स से पहले होगा। इसका मतलब मैं अगर ये देखूं तो यहाँ पे मैं इंग्लिश लिख दूं, ठीक, तो मेरा ये लेक्चर कब आएगा? ये इकोनॉमिक्स से पहले आएगा। अब देखो इसका मतलब क्या है कि मैथ से पहले इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स से पहले मेरा इंग्लिश, या फिर मैं क्या दूसरे वर्ड में क्या कहूं कि इंग्लिश के बाद में इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स के बाद में मैथ। तो देखो यहाँ पे मैं अरेंज करूं तो देखो यही अरेंज कर सकता हूं कि यहाँ पे मेरा इंग्लिश का लेक्चर होगा। ओके, इंग्लिश के जस्ट बाद मेरा क्या रहेगा? अगले दिन मेरा इकोनॉमिक्स का लेक्चर रहेगा। ओके, इकोनॉमिक्स के बाद में मेरा क्या रहेगा? मैथ का लेक्चर रहेगा। अब कौन सा सब्जेक्ट बचता है? अब हम पे एक सब्जेक्ट बचता है, उसका वो कौन सा है हमारा? देखो इकोनॉमिक्स था, हिस्ट्री था, स्टैटिक्स। तो यहाँ पे मेरा जो बचेगा वो स्टैटिक्स हमारा बचेगा, ठीक। अब ये हमने टेबल फॉर्म कर ली, ठीक, ये हमने टेबल बना ली एक तरह से। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग ही क्या है, उसने क्वेश्चन पूछे हैं और उसके में आसानी से आंसर दे देने हैं। तो देखो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक्चर इज शेड्यूल्ड ऑन मंडे। मंडे के दिन कौन सा लेक्चर था मेरा? देखो मंडे के दिन क्या था मेरा? स्टैटिक्स। तो क्या है? स्टैटिक्स। ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो कितना इजी था, हमने क्या टेबल बना ली और टेबल के अकॉर्डिंग हम क्या करते जाएंगे,
देखते जाएंगे और हम आप आसानी से आंसर देते जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लेक्चर शेड्यूल्स बिटवीन द स्टैटिक्स एंड इंग्लिश। अब देखो ये इसने क्या है, देखो ये मेरा क्या है स्टैटिक्स है और ये मेरा क्या है इंग्लिश है। इसके बीच में कौन सा है, इसके बीच में मेरा हिस्ट्री है। ओके, तो कौन सा आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, हिस्ट्री। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं विच लेक्चर इज द लास्ट वन ऑफ द वीक। अब देखो इस वीक में लास्ट लेक्चर किसका है, तो देखो ये फ्राइडे है मेरा और फ्राइडे के लास्ट में कौन सा मेरा है, मैथ है। ओके, तो इसका क्या मतलब जाएगा, मैथमेटिक्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं विच लेक्चर इज लोकेटेड शेड्यूल ऑन वेडनेसडे। देखो वेडनेसडे की बात कर रहा है, वेडनेसडे में कौन सा लेक्चर होगा हमारा, देखो ये गया हमारा इंग्लिश, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखो कितना इजी था, एक बार टेबल हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी और क्या उसको टेबल फॉर्म में बना लिया, तो हमारा आंसर आसानी से हम देते जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच लेक्चर इज शेड्यूल बिफोर द मैथमेटिक्स लेक्चर। देखो मैथमेटिक्स के पहले कौन सा है, देखो ये मैथ है, इससे पहले कौन सा है, इससे पहले हमारा इकोनॉमिक्स, ऑप्शन ए इज करेक्ट, इकोनॉमिक्स। ठीक, ओके, है कितना इजी। तो क्या है सबसे पहले हम क्या है ऐसे क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है उसको टेबल फॉर्म में हम बना लेते हैं और टेबल फॉर्म में बनाने के बाद में जो वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके हम आंसर देते जाएंगे। ओके, बहुत इजी था। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिगर्स गिवन बिलो आर चेंजिंग विद सर्टेन रूल एज वी ऑब्जर्व देम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो उसने एक फिगर दे रखी है, ठीक है, ये वाली ये फिगर दे रखी है, ठीक, और जो लेफ्ट टू राइट जा रही है यानी कि लेफ्ट से राइट में जा रही है, ठीक, और वो क्या है चेंज होती जा रही है। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रूल विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द नेक्स्ट फिगर इफ द चेंजेस वर मेड इन द सेम रूल। अब ये क्या है कि यहाँ पे कौन सी फिगर होगी, और देखो एक रूल के हिसाब से चेंज हो रही है, एक रूल के हिसाब से चेंज हो रही है, तो ये रूल फॉलो करेगी, तो अब इसमें से कौन सा हमारा आंसर होगा। तो देखो अगर हम पहले फिगर को देखते हैं, देखो पहला फिगर ये था, ठीक, उसमें हम ट्राइंगल की बात करें तो देखो पहले ट्राइंगल इस तरह से था और ये लाइन इस तरह से थी, तो अभी सिर्फ मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। तो देखो दूसरे फिगर में ये वाला ट्राइंगल नीचे आ गया, कहाँ गया, इधर आ गया, और इसका अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड हो गया। ठीक, उसके बाद में देखो तीसरे फिगर में क्या हुआ कि ये ट्राइंगल हमारा इधर आ गया और ये अपवर्ड हो गया। ठीक, फोर्थ फिगर में ट्राइंगल हमारे क्या है इधर से इधर आ गया और ये डाउनवर्ड हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया। तो देखो अब इससे जो नेक्स्ट फिगर होगी तो वो ट्राइंगल कहाँ आएगा, वो ट्राइंगल आएगा देखो इधर की तरफ, यानी कि फिर दोबारा इधर, यानी कि अगर ये मैं बात करूं कि यहाँ पे जो ट्राइंगल आएगा, यानी कि इसकी जो मैंने बात करी थी वो ट्राइंगल आएगा कहाँ पर, इधर आएगा। और कैसे आएगा, देखो ये क्या था इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड थी तो अपवर्ड आएगा, यानी कि इसी डायरेक्शन में आएगा। ओके, यानी कि यहाँ पे जो ट्राइंगल आएगा वो इसी तरह से आएगा। देखो ये वाला एक ट्राइंगल का रूल देखो ये फॉलो करता जा रहा है, एक तरह से हमारा क्या एंटी क्लॉकवाइज, जो घड़ी की दिशा होती है उल्टी दिशा में इस तरह से हमारा ये जा रहा है। ओके, तो अगर मैं इस फिगर को ही देख लूं तो उसके अकॉर्डिंग ही देख लूंगा, तो देखो हमारे क्या है कि एक ऑप्शन डी है और एक ऑप्शन ए है, जहां पे ट्राइंगल हमारा इस जगह आ रहा है। ठीक, ऑप्शन सी में भी आ रहा है, लेकिन क्या कहा है कि अब देखो ट्राइंगल को देखेंगे तो कैसा है, इसकी शेप ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है। देखो ए में और सी में दोनों डाउनवर्ड है, लेकिन ऑप्शन डी में हमारे क्या अपवर्ड है, तो हमारा यही आंसर होगा, आंसर डी इज करेक्ट। अच्छा चलो अब इस लाइन से भी देख लेते हैं, ये तो अभी ट्राइंगल से देखा था, अब ये एक लाइन से देखते हैं। तो अब देखो ठीक, पहले फिगर में क्या है लाइन इधर दे रखी है, ठीक, उसके बाद में दूसरे फिगर में क्या है लाइन इधर ही दे रखी है लेकिन हल्की सी क्या है ये तिरछी हो गई है। अब तीसरे फिगर में ये लाइन इधर दे रखी है, ठीक, देखो ये वाली आ गई। अब देखो अगर मैं फोर्थ फिगर की बात करूंगा तो देखो ये लाइन थोड़ा नीचे की तरफ इस तरह से दे रखी है, तो ऑब्वियसली ये फिफ्थ फिगर आएगा तो मेरी लाइन कैसे हो जाएगी, देखो इधर ऐसे हो जाएगी। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग देख लो, तो देखो ये भी ऑप्शन में है और ये भी ऑप्शन है मैं, अब देखो इसका मतलब ये कि सी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अब देख लेते हैं कि ऑप्शन डी में ही ये आ गया, ठीक, यानी कि ऑप्शन डी में ट्राइंगल और ये लाइन दोनों इसके रूल को फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 स्क्वायर आर कलर्ड फ्रंट एंड बैक। इसने क्या देखो कोई हमारा स्क्वायर है उसमें इसने क्या करा है उसको कलर कर दिया है, किससे, रेड से कर दिया है, ब्लू से कर दिया है, येलो से कर दिया है, ग्रीन से कर दिया है, व्हाइट से कर दिया है, ऑरेंज से कर दिया है। ठीक, अब क्या करा कि इसने देखो कलर कर दिया है, कलर करने के बाद में इसने एक इस तरह से शेप बना दी, हमारा जो क्यूब था वो क्यूब को इसने
क्या करा कि अलग अलग कर दिया, ठीक। अलग अलग करने के बाद में इसने इसको इस तरह से शेप दे दी, ठीक है, ये फिगर दे दी। यानी कि अब ये क्या रखा है कि इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है, इसको यानी कि इस फिगर को हमें इस तरह से फोल्ड करना है कि एक क्यूब बन जाए, और क्यूब का जो अपोजिट फेज हो, यानी कि एक व्हाइट है, व्हाइट के जो अपोजिट होगा वो फेज क्या होगा, ये पूछा इसमें। तो देखो अब हम देखो इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, ये देखते हैं। पहले क्यूब देखते हैं, क्यूब कैसा बनेगा। देखो ये हमारा क्यूब हो गया जी, ये मेरा क्यूब बन गया जी, ओके। और एक क्यूब बन गया मेरा ये मेरा एक क्यूब बन गया। तो देखो इसको तो हम फ्रंट का साइड मानेंगे, जो रेड कलर में जो है, तो इसको हम फ्रंट मानेंगे। क्यों? क्योंकि पीछे का हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता, और इसको हम वो हिस्सा मानेंगे जो हमें दिखाई नहीं देता, यानी कि बैक का मानेंगे इसको, ठीक। ये वाला हिस्सा मेरा क्या है, बैक का है। अब क्या है कि इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है, ऐसा फोल्ड करना है कि ये वाला व्हाइट के, ये पूछ रहा है ये जो व्हाइट जो है इसके अपोजिट क्या होगा। तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, क्योंकि हमें व्हाइट को रखना है, तो हम जी को क्या है बेस मान लेंगे। ये जी को क्या है हमने बेस मान लिया, यानी कि इसका मतलब ये बेस का, मतलब ये नीचे वाला हिस्सा, इसके जो नीचे वाला हिस्सा जो होगा ये हमने क्या मान लिया इसे जी, या जी फॉर ग्रीन कलर का हमने कर दिया। तो देखो इसके नीचे का हिस्सा, अब देखो देखते हैं ना आराम से, ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा जी आ गया, ओके। यानी कि नीचे का क्या है, ये जी कलर है। अब क्या करेंगे, देखो ये मेरा जी है, तो सबसे पहले मैं अगर फोल्ड करता हूं, क्या मैंने फोल्ड करा इस वाले हिस्से को बात कर रहा हूं मैंने इसके, देखो ये था मेरा, ये वाले हिस्से की बात करूंगा, आर बी जी। तो जी मेरा बेस आ गया, बेस का मतलब देखो ये हो गया इसका, चाहे इसको मान लो तो भी ये नीचे का बेस ये हो गया, चाहे इसको मान लो तो भी ये नीचे का बेस हो गया। अब मैंने क्या करा, मैंने इसको बेस मानते हुए इसको फोल्ड करा है, किसको, नीचे वाले हिस्से को। तो देखो इस वाले हिस्से का अगर पीछे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट जो कर रहा हूँ, तो देखो आर मेरा क्या होगा, आर मेरा इधर की तरफ होगा, यानी कि देखो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा आर हो गया। समझना इस फिगर को, इन दोनों फिगर से समझना कि ये एक हमारा क्यूब है, क्यूब का ये पीछे का हिस्सा है और ये क्यूब के आगे का हिस्सा है, ठीक। अब ये मेरा आर हो गया, और आर के ही जस्ट बराबर में, यानी कि ये जो था आर के ही जस्ट बराबर में, अगर जो इसका पीछे का हिस्सा देखते तो देखो इधर की तरफ आर होता, तो ये गया आर, इसके जस्ट पीछे वाला हिस्सा होता, ठीक है, वो आर के बराबर होता, तो देखो ये हो गया बी मेरा। देखो समझ में आ रहा है धीरे धीरे। मैंने क्या करा, देखो नीचे को बेस माना था जी, ये मेरा आर बी आ गया, ये भी मेरा बी आ गया, ठीक। अब देखो, अब इसकी बात करते हैं वाई ओ डब्ल्यू की, ठीक। अब देखो इसके बराबर, इनकी जी के बराबर में क्या है, मैं इसको अब तीनों को फोल्ड करूंगा। देखो किस तरह से मैंने फोल्ड करा, तो मैंने वाई को फोल्ड करा, यानी कि जी का देखो बेस था, और उसके बाद में मैंने इसको इधर ले लिया, इधर की तरफ, इधर की तरफ मतलब ये है कि अगर मैं इसको, मतलब इसको मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगा और उसको फोल्ड करूंगा, यानी कि देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा देखो वाई, येलो पेंट हो जाएगा, ये वाला येलो पेंट, ये वाला, देखो धीरे समझ में आएगा। अब देखो ये डब्लू कहाँ जाएगा, ये डब्लू फोल्ड होकर ऊपर की तरफ आ गया, तो देखो ये मेरा डब्लू हो गया, ये मेरा व्हाइट हो गया। समझ में आ रहा है ना, देखो ये क्या हो गया, ये डब्लू हो गया ऊपर की तरफ फोल्ड होकर, और मेरा ओ क्या बचा, देखो ओ ये था, अब ओ को ऊपर की तरफ फोल्ड करूंगा तो ओ देखो ये आ गया मेरा ऊपर की तरफ, ठीक। यानी कि मेरा अगर एक क्यूब इस तरह से मान लीजिए, ये मेरा क्यूब था, ओके। तो आगे का हिस्सा और एक इसके जो पीछे का हिस्सा होता है वो मैंने यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर देखो इस क्वेश्चन में पूछता कि जी के अपोजिट में क्या है, जी के अपोजिट क्या है, तो देखो जी के अपोजिट ओ है, यानी कि ग्रीन के अपोजिट ऑरेंज आ जाएगा कलर, ठीक। अब इससे हम सारी चीजें बता सकते हैं। वाई के अपोजिट में क्या है, यानी कि येलो के अपोजिट में क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा, देखो ये हमारा, ठीक, ये हमारा ऑरेंज आ जाएगा कि कॉमन है जी के अपोजिट में। और देखो व्हाइट के अपोजिट में क्या है, देखो व्हाइट के अपोजिट में मेरा ब्लू है, बी आ गया, ठीक। हो गया कितना ही चीज। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि पहले हम दो फिगर बना लेंगे क्यूब की, एक पीछे का हिस्सा मान लेंगे और एक उसको आगे का हिस्सा जो हमें दिखाई देता है, तो दोनों को हिस्से को मान के उसके बाद में तब इसको फोल्ड करेंगे। तो ऑप्शन इसने पूछा क्या था कि व्हाइट फेस के अपोजिट में क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, तो व्हाइट फेस के अपोजिट हमारा क्या होगा, बी होगा, ठीक है, बी फॉर ब्लू, ओके। तो आंसर सी इज करेक्ट। थोड़ा हमें इमेजिन करना है
कि किस तरह से बन रहा है, तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। ओके, देखो इजी था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थ्री व्यूज ऑफ ए क्यूब फॉलोइंग ए पर्टिकुलर मोशन आर गिविंग बिलो। अब देखो क्या है कि इसमें एक क्यूब दे रखा है, ठीक, और ये क्या है कि बार बार ये क्या है चेंज हो रहा है, बदल रहा है, यानी कि मोशन कर रहा है। व्हाट इज द लेटर अपोजिट ऑफ ए, ये कह रहा है कि ए के अपोजिट कौन सा लेटर होगा। तो अगर हम क्यूब की बात करें तो देखो ये मेरा अगर क्यूब है, देखो इसके फेस कितने होते हैं, क्यूब की साइड कितनी होती है, 6 साइड, ठीक है ना, या फिर हम इसे 6 फेस भी कह सकते हैं। ओके, कौन कौन सी, अब देखो एक तो नीचे वाली हो गई, एक इसके बराबर वाली हो गई, एक ये हो गई, एक ये होगी, एक जस्ट सामने वाली होगी, और एक फ्रंट पेज होगी, 6 हो गई। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखो अगर मैं किसी की बात करूं कि कोई भी हमारा फेस है, ठीक, वो किससे टच रहता है, वो 4 एडजेंट साइड से टच रहता है। यानी कि अगर कोई मेरा एक फेस है, यानी कि फेस है कोई, या फिर हम इसे साइड भी कर सकते हैं। ओके, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी 4 एडजेसेंट साइड होती है। कौन कौन सी, अगर देखो मैं इसकी बात करूं, अगर इसकी बात करूं तो देखो एक किसके ये बराबर में, एक किसके नीचे, एक ऊपर, और एक किसके जस्ट ये वाली बराबर में। ओके, और इसमें क्या होता है, देखो एक फ्रंट था, इसके जस्ट अपोजिट में एक अपोजिट रहता है, एक अपोजिट साइड रहती है। मैं ये कह सकता हूं कि कोई भी फिगर है, अगर उसका कोई फेस है तो उसमें उसकी 4 एडजेसेंट साइड रहेंगी और एक अपोजिट साइड रहेगी और एक वो खुद रहेगा, तो कुल मिला के 6 फेज या 6 साइड आ गई। ओके, अब देखो इसने क्या बात करी है, इसने पूछा है ए की बात करें कि ए के अपोजिट में क्या होगा। तो मैं अगर ए यहाँ पे देखूं, ठीक, अब देखो ए के साथ क्या है, के है और बी है, ए के साथ मेरा के और बी है। तो देखो एक चीज और देखते हैं, के कहाँ पे आ रहा है, देखो एक तो के यहाँ पे आ रहा है और एक के यहाँ पे आ रहा है, 2 जगह आ गया, ठीक। तो अगर मैं के की ही बात करूं, कि के है, के में उसकी कितनी एडजेसेंट साइड होंगी, देखो के यहाँ पे था तो उसकी ए होगी और बी होगी, जैसे मैंने अभी फिगर में बताया था। हम इस फिगर की बात करूं, ठीक, तो अगर मैंने सिर्फ देखो इस चीज को मैंने के माना, इसको मैंने के माना है, तो देखो इसके एक तो जस्ट नीचे वाला, ठीक, एक जस्ट ऊपर वाला, एक इसके जस्ट बराबर वाला यानी कि ये वाला, और इसकी एक जस्ट सामने वाला, देखो मुझे दिखाई दे रहा है, ये 4 इसकी एडजेसेंट साइड होगी, ठीक। तो के की क्या होगी, देखो ए और बी, ठीक है, और 2 कौन सी होंगी, देखो ये गई एम और एच, एम और एच हो गई। तो अब देखो इसका मतलब क्या है कि इसके जस्ट अपोज में क्या होंगी, अपोजिट क्या होंगी, देखो इसके अपोजिट में हमारी ये साइड होंगी, देखो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 बचा, क्या देखो पी बचा है, बस पी ऐसा बचा है जो इसके अपोजिट में है। ओके, समझ में आ रहा है, यानी के अपोज में मेरा पी आ गया। इस तरह से निकाला था कि पहले जो 2 कॉमन हो उसको एक साथ ले लो, उसके बाद में उसका कंपेरिजन कर दो। ओके, सिमिलरली मैं क्या करूंगा, हम देखते हैं, देखो एक एच में देखते हैं, क्यों, क्योंकि देखो एच यहाँ पे भी है और एक एच यहाँ पे भी है। जब मैं एच की बात करूंगा तो उसकी एडजेसेंट साइड यहाँ से देखेंगे तो क्या है, एम है और के है, यानी कि एम और के। और जब इसकी बात करूंगा तो मेरा क्या आएगा, बी और पी आएगा। तो बचा क्या मेरा, देखो इसमें बचा ए। ओके, तो देखो जब मैं ए की बात कर रहा हूं, क्वेश्चन में क्या पूछा है, व्हाट इज द लेटर अपोजिट टू ए। तो जब एच की अपोजिट ए है तो मैं ये कह सकता हूं ए के अपोजिट मेरा क्या हो जाएगा, एच। ओके, तो देखो आ गया, हो गया सॉल्व, तो हमारा आंसर इज करेक्ट, एच। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अगर देखो अगर ये बी पूछता तो बी का क्या था कि बी को ये वाला लेते और ये वाला फिगर लेते, चलो बी का करके भी देख लें। अगर बी का देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या है, पी एच, और इसमें क्या है, ए के। तो देखो बचा क्या, लास्ट में हमारा जो इसमें जो नहीं है, एम नहीं है, तो बी के अपोजिट में क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। यानी कि ये कह सकते हैं कि एम के अपोजिट में बी, या बी के अपोजिट में एम, एच के अपोजिट में ए, या ए के अपोजिट में एच, या पी के अपोजिट में के, या के अपोजिट में पी। ओके, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ईजी है। इसी तरीका यह है कि कोई 2 कॉमन हम क्या करते हैं, क्यूब को ले लेते हैं, उसके बाद में उसका कंपेरिजन करा देते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो क्या है, यहाँ पे एक फिगर दे रखी है,
इस फिगर में पूछा है कि यहाँ पे कौन सी फिगर आएगी, यहाँ पे हमारी फिगर कौन सी आएगी। ओके, अब देखो कंपेरिजन करते हैं हम, इस वाली फिगर का कंपेरिजन करें। पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये इसको देखते हैं। तो देखो ये हमारा एक सर्किल है, सर्किल में देखो इसके चार क्या है हमारे, इसने क्या करके हैं सेक्टर काट लिए हैं। अब ये देखो इसको, जब ये सर्किल यहाँ पे आया है, इसका कंपेरिजन इससे करेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट क्या है, ब्लैक है। देखो इस वाले सर्किल में, इस वाले सर्किल में इसके जस्ट अपोजिट ब्लैक है। अब ऐसे ही जब हम इधर आएंगे तो देखो जब हम इससे इधर आए तो फिर क्या हुआ कि देखो फिर ये जस्ट अपोजिट इधर चला गया है। ठीक है, अब देखो हम जैसे नीचे वाले को देखते हैं, इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं। ये वाला ब्लैक इधर था, जब इसका कंपैरिजन करेंगे तो देखो ये वाला ब्लैक इधर चला गया। ओके, तो देखो ये वाला ब्लैक इधर आ गया। आज जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो देखो ये वाला ब्लैक इधर आ गया, नीचे आ गया। ठीक, तो अब ऐसे ही अब ये वाला सर्किल, अब इसका कंपैरिजन इससे कर दो। ओके, जब इसका कंपैरिजन इससे कर देंगे तो इसके जस्ट अपोजिट इधर आएगा ब्लैक ब्लैक, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से बना लेता हूं, मेरा ये ब्लैक था इधर, मेरा ये पूरा ब्लैक हो जाएगा इधर, इस वाले में मेरा क्या हो जाएगा, पूरा ब्लैक हो जाएगा। ओके, उसके बाद में अब देखो, इसके बाद में जब इसका कंपेरिजन इधर करूंगा तो देखो ये इधर चला गया, तो देखो ये आ गया इधर से। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, देखो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्योंकि ये वाला फिगर आ रहा है ना, ये इस तरह से है और ये हमारा पूरा सेट हो गया यहाँ पर। ओके, बहुत ईजी था ये दो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें 3 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। पहले क्या है, ऑल आर्टिस्ट आर विम्सिकल। इसने क्या क्या कहा है, देखो सभी आर्टिस्ट जो है वो विम्सिकल हैं। ठीक, मैंने क्या कहा यहाँ पे, ऑल आर्टिस्ट आर विम्सिकल। देखो ये में क्या है, ये मैंने आर्टिस्ट ले ली ऑल और उसको क्या कह दिया, विम्सिकल है ये। ओके, देखो ये विम्सिकल ये हो गया हमारा। ओके, आगे क्या कहा है, सम आर्टिस्ट आर ड्रग एडिक्ट। इसने कहा है कि कुछ आर्टिस्ट जो है वो ड्रग एडिक्ट हैं। तो देखो हमने क्या करा, देखो कुछ आर्टिस्ट, इसका मतलब ये ले लिया। ठीक, ये मेरा क्या है, ये मेरा ड्रग एडिक्ट है। उसमें क्या है कि कुछ आर्टिस्ट जो है ड्रग एडिक्ट है। तो इसका मतलब देखोगे, देखो ये तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो है ड्रग एडिक्ट हैं, और कुछ कुछ ड्रग एडिक्ट ऐसे होंगे जो म्यूजिकल भी हैं। ठीक, ओके, अब ये वाली देखते हैं आगे क्या कर रहा है। फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर प्रोन टू बिकम ड्रग एडिक्ट। जो फ्रस्ट्रेटेड पीपल जो है ना वो ड्रग एडिक्ट बन सकते हैं हमारे। ठीक, यानी कि अभी बनी नहीं है, बन सकते हैं, यानी कि कंडीशन दे रखी है। ओके जी, अब आगे क्या करा, फ्रॉम द अबव 3 स्टेटमेंट्स इट मे बी कंक्लूडेड दैट। अब हमें क्या करना है कि इससे कंक्लूड निकालना है, कंक्लूड निकालना है कि भाई क्या हमारा कौन सा इसमें सही होगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिस्ट आर फ्रस्ट्रेटेड। इसने कहा है कि आर्टिस्ट जो है, देखो ये हमारे ये आर्टिस्ट है वो फ्रस्ट्रेटेड है। ये हमें कहीं मालूम नहीं पड़ रहा कि हमारे जो आर्टिस्ट है वो फ्रस्ट्रेटेड है। क्यों, क्योंकि इसने कहा कि फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर प्रोन टू बिकम ड्रग एडिक्ट, यानी कि ये बन सकते हैं हमारे। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये कंडीशन हमारी कोई साफ नहीं हो रही, तो हमारी ये ऑप्शन है जी रॉन्ग हो जाएगा। अब इसने क्या कहा है, सम ड्रग एडिक्ट आर विम्सिकल। ठीक है, अब देखो ये क्या ड्रग एडिक्ट, देखो इसमें से मैंने आपको चाहा था कि कुछ ड्रग एडिक्ट कैसे थे जो विम्सिकल थे। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला ऑप्शन हमारा यहाँ से अगर देखें इस वाली चीज को तो हमारा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है अभी। ठीक, अब सी देखते हैं, ऑल फ्रस्ट्रेटेड पीपल आर ड्रग एडिक्ट। इसने कहा सभी फ्रस्ट्रेटेड पीपल जो है वो ड्रग एडिक्ट हैं। तो देखो ये हमारी, इसने यहाँ पे क्यों, क्योंकि ये ना आर्टिस्ट भी है, विम्सिकल में भी है जो ड्रग एडिक्ट है, तो ये हमारा सभी फ्रस्ट्रेटेड पीपल जो होंगे वो ड्रग एडिक्ट होंगे। तो ये भी हमें यहाँ से नहीं मालूम पड़ रहा। ओके, ऑप्शन सी इज रॉन्ग। अब डी देखते हैं, विम्सिकल पीपल आर जनरली फ्रस्ट्रेटेड। ये कह रहा है विम्सिकल पीपल जो है वो जनरली फ्रस्ट्रेटेड है। तो देखो ये भी इसने कोई कंडीशन इसने यहाँ पे क्लियर नहीं करी थी। यहाँ पे इसने जो 3 कंडीशन दी है, स्टेटमेंट दी है, यहाँ पे इसने कंडीशन क्लियर नहीं करी थी। तो ये ऑप्शन डी भी करेक्ट, तो हमारा क्या है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सम ड्रग एडिक्ट आर विम्सिकल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसने कहा है कि 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला है हमारा, इधर ए एंड बी आर ऑफ द सेम एज और एज ओल्डर देन बी। इसने क्या कहा है, ए और बी या तो वो बराबर है, सेम एज के हैं, या फिर क्या है कि ए इज ग्रेटर देन बी। देखो इसके कॉम्बिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ओके, ठीक है, अब आगे क्या कहा इसने,
ईदर सी एंड डी आर द सेम एज और डी इज ओल्डर देन सी। तो इसने क्या करा है, देखो सी और डी की बात करा है, या तो वो सेम एज के हैं या फिर क्या करा है, वो डी जो है वो ग्रेटर देन है सी से, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ सी लेस देन डी, ये भी कह सकता हूँ भाई, ये वाली भी कंडीशन हो सकती है। ओके, देखो इसके कॉम्बिनेशन से मेरा क्या आएगा, सी लेस देन एंड इक्वल टू डी। ओके, दो कंडीशन बन गई मेरी। अब क्या है, बी इज ओल्डर देन सी, इसने बात करा है बी की, बी है वो क्या है, ओल्डर देन सी है, तो बी इज ग्रेटर देन सी। अब देखो मेरी तीन कंडीशन है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या करेंगे, एक एक्सप्रेशन बना लेंगे। अब देखो मैंने पहले ये वाली ली है और ये वाली ली है, तो ये ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी। ओके जी, और क्या बी इज ग्रेटर देन सी, तो बी इज ग्रेटर देन सी। कि ए और बी की या तो सेम एज है या फिर ए बड़ा है बी से, और बी की एज जो है वो ए सी से ज्यादा है। अब क्या करेंगे, अब देखो इसका कंपेरिजन हम इससे कर देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे भी सी है और यहाँ पे भी सी है, तो मैं कहूँ सी इज लेस देन एंड इक्वल टू डी। तो मेरी फाइनल एक्सप्रेशन आ गई ये वाली। अब ये मेरी एक्सप्रेशन आ गई। अब इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, जो हमें पूछा है उसका हम आंसर देंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द एबव स्टेटमेंट। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या हमारा, ए इज ओल्डर देन बी। तो क्या कह रहा है, ए इज ओल्डर देन बी। तो अगर इस वाले को देखें, देखो यहां से ए और बी, ये तो हम कह सकते हैं ए इज ओल्डर देन बी, लेकिन एक कंडीशन और है, क्या है, इक्वल टू। तो ये वाली कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि एज ओल्डर देन बी। क्यों, क्योंकि इसमें कंडीशन ये भी लगी है कि वो इसके बराबर भी है। ठीक, तो ये वाला ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, बी एंड डी। देखो बी और डी की बात कर रहा है, यानी कि इसकी और इसकी बात कर रहा है, इन दोनों की। ओके, आर द सेम एज, देखो वो तो हो ही नहीं सकता। उसका रीजन क्या है कि सी जो है या तो उससे डी के बराबर है या छोटा है। ठीक, एक कंडीशन। तो अगर मैंने ये कंडीशन ले ली कि सी इक्वल टू डी, सी और डी बराबर है, तो एक कंडीशन ये वाली देखो, ये वाली कंडीशन देखो कि बी इज ग्रेटर देन सी, यानी कि बी जो है वो सी से एज में बड़ा ही है। तो अगर मैं इस सी की जगह डी भी रख देता हूं, तो बी ग्रेटर देन डी। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है, ये भी ऑप्शन क्या है हमारा रॉन्ग है। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई नहीं कर रही। ऑप्शन सी है, डी इज ओल्डर देन सी। अब देखो उसने बात करी है डी और सी की, ये वाली कंडीशन देखो इस वाले में, यानी कि अगर मैं बात करूं ये वाली कंडीशन। ओके, देखो इसने क्या कहा है, सी और डी में क्या रिलेशन है, सी और डी या तो उससे बड़ा है या फिर उसके बराबर है। तो डी जो है ना वो सी से या तो बड़ा है या फिर उसके बराबर है। लेकिन क्या है कि दोनों कंडीशन हमारी दे रखी है, बड़ी भी दे रखी है और उसके बराबर भी दे रखी है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। ओके, अब ऑप्शन देखते हैं डी। इसने कहा इसमें ए इज ओल्डर देन सी। अब इसकी बात करते हैं, क्या ए सी से बड़ा है, तो देखो क्या कंडीशन है, पहले तो देखो ये वाली कंडीशन मिलाते हैं, ए या तो इसके बराबर है या फिर इसके बी से बड़ा है। तो अगर मैंने ए और बी को मैंने ले लिया कि ये दोनों सेम है, सेम एज के हैं, ठीक है, तो उसके बाद में अब इसकी देखते हैं यहां से, यानी कि इसको बी की जगह लिखेंगे हम, ए लिखेंगे, यानी कि ए इज इक्वल टू बी, ये था। अब बी की जगह में ए लिख सकता हूं, और एक कंडीशन इसने क्या दे दी कि बी इज ग्रेटर देन सी, तो इस बी की जगह में ए लिख दूं, तो ए इज ग्रेटर देन सी हो गया मेरा। ओके, जब ए इज ग्रेटर देन सी हो गया तो ये स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल सही है कि ए इज ओल्डर देन सी। ओके, तो आंसर डी इज करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द एबव फिगर, एक फिगर देखो ऊपर दे रखा है। ओके, सर्किल पी रिप्रेजेंट द हार्ड वर्किंग पीपल। जैसे देखो सर्किल पी है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, भाई कोई पीपल है हमारे वो हार्ड वर्कर है, हार्ड वर्किंग पीपल है। ओके, सर्किल क्यू रिप्रेजेंट इंटेलिजेंट पीपल। अब देखो ये वाला सर्किल क्यू है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा इंटेलिजेंट पीपल रिप्रेजेंट कर रहा है, कितने हमारे पीपल इंटेलिजेंट हैं। ओके, सर्किल आर रिप्रेजेंट द ट्रूथफुल पीपल, यानी कि भाई देखो सर्किल आर है, सर्किल आर है ये, ठीक है, यहाँ पे लोग सभी सच बोलते हैं, ठीक है, हम ये कह सकते हैं ट्रूथफुल पीपल है। एंड सर्किल एस रिप्रेजेंट्स ऑनेस्ट पीपल। देखो ये सर्किल एस है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ऑनेस्ट पीपल को, ऑनेस्ट पीपल है हमारे। ओके,
अब आगे क्या कह रहा है, विच रीजन्स रिप्रेजेंट द पीपल हु आर इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल बट नॉट हार्ड वर्किंग। इसमें इसने ये पूछा है कि वो कौन से पीपल हैं जो क्या है, देखो इंटेलिजेंट भी है, ऑनेस्ट भी है, ट्रूथफुल भी है, लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं है। तो पहले तो देखो हार्ड वर्किंग में कितने लोग आते हैं, हार्ड वर्किंग को आप देखेंगे तो ये हमारा हार्ड वर्किंग है। तो हार्ड वर्किंग में कितने लोग आते हैं, देखो 10 भी आता है, 11 भी आता है हमारा, 9 भी आता है हमारा, और देखो 7 भी आता है, 7 भी आता है हमारा, 8 भी आता है। ओके, देखो 1 2 3 4 5 देखो आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 पीपल हैं जो हार्ड वर्किंग में आ रहे हैं। ठीक, उसके बाद में अब देखो इसका मतलब क्या होगा कि जो हार्ड वर्किंग नहीं है ऐसा पीपल बताना है। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन इनमें से तो हो नहीं सकता। देखो 11 भी एक तरह से नहीं हो सकता हमारा, 8 भी नहीं हो सकता, और 7 भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या बचा, इसका मतलब देखो अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, आंसर ए इज करेक्ट। तो कितना इजी क्वेश्चन था। अगर हम इसके थ्रू निकालेंगे कि हमने हार्ड वर्कर को देख लिया कि हार्ड वर्किंग जो पीपल हो कितने कितने लोग हैं, ठीक, तो वो इतने लोग थे भाई। अगर और इसका फिर हमने ऑप्शन से मैच करा दिया तो देखो 7 भी ऑप्शन में है जो हार्ड वर्किंग है, 8 भी है और 11 भी है, यानी कि देखो ये 11 भी है, 7 भी है, 8 भी है। तो देखो क्या बचा, बचा ऑप्शन ए, यानी कि 6 ऐसा पीपल है जो हार्ड वर्किंग नहीं है। तो देखो इसमें देखते हैं, अब देखो इसको भी देख लेंगे। अगर देखो अगर हम बात करेंगे तो देखो 6 नीचे रह गया। ठीक, अब इस 6 की बात करें तो देखो इस वाले में भी आ रहा है ये 6। ठीक, ये क्या मेरा ऑनेस्ट है, ये ऑनेस्ट की बात हो गई, है ना, ऑनेस्ट की बात हो गई। ये देखो 6 ऑनेस्ट है। ओके, अब देखो इसमें भी आ रहा है 6 मेरा, इस वाले में ये क्या है मेरा इंटेलिजेंट है। ठीक है ना, इंटेलिजेंट हो गया। उसके बाद में देखो 6 इसमें भी आ रहा है इस वाले में। ठीक है, और ये क्या था मेरा ट्रूथफुल था। ओके, तो आंसर ए इज करेक्ट। बहुत इजी था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फॉर पॉलिटिकल पार्टीज W X Y एंड Z, 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं। ओके, डिसाइडेड टू बी सेट अप ए जॉइंट कैंडिडेट फॉर द कमिंग पार्लियामेंट्री इलेक्शन। अब इन 4 पार्टियों ने क्या करा कि डिसाइड करा कि भाई हमें पार्लियामेंट्री इलेक्शन के लिए अपने अपने कैंडिडेट को उतारना है। ओके, तो मैं एक ऐसा कैंडिडेट उतारना है जॉइंट हो, इनकी सभी के लिए हो। ओके जी, द फॉर्मूला एग्रीड बाय देम वाज द एक्सेप्टेंस ऑफ ए कैंडिडेट ऑफ द मोस्ट ऑफ द पार्टीज। फॉर्मूला क्या था कि भाई कौन सा कैंडिडेट होना चाहिए जो सभी पार्टीज को एग्री करें। ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा जो पार्टी जिस कैंडिडेट को एग्री करेंगी उसी को चुन लिया जाएगा। ओके, फॉर एस्पिरिंग कैंडिडेट A B C एंड D अप्रोच द पार्टीज फॉर देयर टिकट। अब देखो भाई कैंडिडेट कौन से हैं, A है, B है, C है, D है, ये 4 कैंडिडेट हैं। ठीक, ये 4 कैंडिडेट हैं और पार्टी कौन कौन सी थी, W X Y एंड Z। अब क्या है, A वॉज एक्सेप्टेबल टू W बट नॉट Z। तो क्या है कि A को क्या है, W ने भाई कहा है कि हाँ भाई मेरी तरफ से जो उम्मीदवार रहेगा, लेकिन क्या है Z ने मना कर दिया है। अच्छा, जिसने मना कर दिया तो उसको हम उस पार्टी में लिखेंगे नहीं। ओके जी, अब आगे देखते हैं, B वॉज एक्सेप्टेबल टू Y बट नॉट X। अब देखो ऐसे ही B को क्या कहा, Y ने तो कह दिया कि भाई मैं सब, देखो B को Y ने तो सपोर्ट दे दिया कि भाई मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन X ने मना कर दिया कि भाई मेरे लिए नहीं है, मैं इसको इसके लिए राजी नहीं हूं। ओके जी, C वॉज एक्सेप्टेबल टू W एंड Y। भाई C ने क्या कहा, भाई C को क्या है कि W ने भी कह दिया हाँ भाई मैं भी देने के लिए तैयार हूं, और Y ने भी कह दिया भाई मैं भी तैयार हूं, ठीक है जी आप जाओगे। D वॉज एक्सेप्टेबल टू W एंड X। अब D के लिए क्या करा, W भी कर दिया और प्लस X ने भी कर दिया कि हाँ भाई आप जाइए। अब देखो आगे क्या कह रहा है, व्हेन कैंडिडेट B वाज प्रिफर्ड बाय W एंड Z। अब देखो B कैंडिडेट की बात करी है तो भाई W और Z ने भी कह दिया, तो देखो B ये गया, प्लस कितने गया, W ने भी कह दिया और Z ने भी कह दिया जी ठीक है जी मैं इसके लिए तैयार हूं, भेज दो इनको। कैंडिडेट C वॉज प्रिफर्ड बाय X एंड Z। देखो C के लिए किसने कह दिया, X ने भी कह दिया और Z ने भी कह दिया। ओके, कैंडिडेट A, अब A की बात हो रही है, वॉज एक्सेप्टेबल टू X बट नॉट Y। अब देखो X ने तो कह दिया कि हाँ भाई मेरी तरफ से तो है, लेकिन Y ने इसको मना कर दिया है, तो देखो इसकी हम X कर देंगे। Y ने तो मना कर दिया था तो हम क्या करेंगे, ओनली X लिखेंगे।
अब इसमें क्या है, हु गॉट द टिकट। अब टिकट किसको मिलेगा। अब देखो हम कंपैरिजन करें, देखो ए के लिए कितने राजी हैं, सिर्फ 2, बी के लिए कितने राजी हैं, 3, सी के लिए कितनी पार्टी राजी हैं भाई 1 2 3 4, यानी कि चारों पार्टी सी के लिए राजी है और डी के लिए 2 पार्टी राजी है। तो जाहिर सी बात है ये सभी पार्टी ये सी के लिए राजी है कि भाई ये वाला कैंडिडेट को उतारा जाए। तो क्या इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी। देखो इसमें ऑप्शन में भी सी है और आंसर भी इसका सी है। ओके, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, नन बट द रिच कैन अफोर्ड एयर ट्रेवल। भाई जितने भी देखो जो रिच पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, वो अफोर्ड करते हैं एयर का ट्रेवल, हवाई जहाज से वो यात्रा करते हैं। ये इसने पहला स्टेटमेंट दे रखा है, ठीक है ना। यानी कि रिच पर्सन के अलावा कोई भी वो एयर ट्रेवल नहीं करता। ओके, सेकंड स्टेटमेंट है हमारा, सम ऑफ दोज हु ट्रेवल बाय एयर बिकम सिक। अब इसमें ये कह रहा है कुछ लोग जो एयरप्लेन से क्या ट्रेवल करते हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। इसमें उसने ये वाला कहा है सेकंड स्टेटमेंट में, ठीक है। थर्ड में क्या कह रहा है, सम ऑफ दोज हु बिकम सिक रिक्वायर ट्रीटमेंट। जो बीमार पड़ जाते हैं उनमें से कुछ को ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, ठीक है, कि भाई क्या है कि हमें ट्रीटमेंट उनको चाहिए। ये इसने 3 स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक। पहला स्टेटमेंट था कि जितने भी रिच पीपल होते हैं वो ट्रेवल करते हैं, और दूसरा था जो ट्रेवल करते हैं उसमें से कुछ बीमार पड़ जाते हैं, और तीसरा था कि जो बीमार पड़ जाते हैं उसमें से कुछ को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ओके, अब आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टेटमेंट। अब इन ऊपर के तीनों स्टेटमेंट से हमें क्या है कि हमें कंक्लूजन निकालना है। ओके, हमारा फर्स्ट है, ऑल द रिच पर्सन आर ट्रेवल बाई एयर। इसमें ये बताया है कि जितने भी सभी रिच पर्सन हैं वो क्या करते हैं, वो सभी रिच पर्सन जो है ना वो ट्रेवल करते हैं किससे, एयर से, यानी कि एरोप्लेन से ट्रेवल करते हैं। ये जरूरी है, नहीं भाई ये कोई जरूरी नहीं है। बहुत से ऐसे रिच पर्सन होते हैं जो एयर ट्रेवल नहीं करते, ठीक है ना। ट्रेवल जो करते हैं वो एयर के द्वारा नहीं करते, फिर क्या है कि वो ट्रेन, बस, कार्स इन सब से करते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा बी ऑप्शन है, दोज हु ट्रेवल बाई एयर बिकम सिक। इसमें उसने ये कहा है जो भी कोई ट्रेवल करता है कैसे, एयर के द्वारा, यानी कि हवाई जहाज के द्वारा जो भी कोई ट्रेवल करता है वो बीमार हो जाता है। तो कोई ये भी कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब सभी लोग जो अगर ट्रेवल करेंगे तो वो क्या होंगे, वो बीमार पड़ जाएंगे, नहीं। तीसरा ऑप्शन क्या है, ऑल द रिच पर्सन बिकम सिक। जितने भी भाई रिच पर्सन हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। बीमार पड़ते हैं क्या वो, ये भी स्टेटमेंट गलत है। एयरप्लेन में क्या है कि सभी की तबीयत खराब नहीं होती, कुछ लोगों की ही तबीयत है जो खराब हो जाती है, बाकी सभी की तबीयत ठीक रहती है। हमारा ये ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब क्या, ऑप्शन डी होगा हमारा सही होगा। लेकिन इसे पढ़ते हैं क्या, ऑल दोज हु ट्रेवल बाई एयर आर रिच। इसने कहा है कि जो ट्रेवल करते हैं किसके, एयर के द्वारा, यानी कि हवाई जहाज के द्वारा, वो क्या होते हैं, वो सभी पैसे वाले होते हैं। हाँ देखो, अब जाहिर सी बात है सभी पैसे वाले लोग जो होते हैं ना, वो ही पैसे वाले लोग ही क्या होते हैं, यानी कि रिच, वो ही रिच पीपल क्या होते हैं, रिच पीपल ही ट्रेवल करते हैं। बाकी जो एक आम नागरिक है तो वो ट्रेवल किसके द्वारा करता है, वो बस, ट्रेन को ज्यादा अफोर्ड करता है। क्यों, जो एरोप्लेन का जो टिकट होता है या खर्चा जो होता है वो काफी महंगा होता है। तो हमारा इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हमारा सही है। ओके, ये आंसर हमारा सही है, ऑप्शन डी इज करेक्ट।